Hello and welcome. So today is our day 2 of daily news analysis. कल कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ डिस्कस किए थे। अच्छा, एक जो न्यूज़ थी जो हमने कल डिस्कस की थी अबाउट एमएस धोनी के ट्रेडमार्क के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था, कैप्टन कूल उनका जो नाम है फैंस के द्वारा जो उनको दिया गया है उसका ट्रेडमार्क उन्होंने, मैंने कल आपको बताया था कि रजिस्टर करवाया है पर मिला नहीं है। कल उनको फाइनली इशू हो चुका है। अगर अगले 120 डेज तक कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं करेगा तो उनको वो मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज़ जो हमने कल डिस्कस करी थी। आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा। आज भी हम सेम सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डिस्कशन। सो पहली जो न्यूज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कल कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी। बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और कल इसको लागू कर दिया गया। 1 जुलाई से ये लागू हो गई है ये स्कीम हम डिस्कस करेंगे। देन डेकेड ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कल 10 साल पूरे हो गए। ऑल टुगेदर इन 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, डिजिटली इंडिया कितना एम्पावर्ड हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। ये पीआईबी का आर्टिकल है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज फ्रॉम पीआईबी। देन सोलर एनर्जी एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज अगेन फ्रॉम पीआईबी। देन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया का क्या स्कोप है इस सेक्टर में एंड हाउ इंडिया कैन लीड। नेक्स्ट है लो प्रेशर सिस्टम एंड मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इंडिया में इस बार मॉनसून का ऑनसेट जल्दी हो गया है ना, तो ये इसका क्या रीजन है, ये एक पूरा एक्सप्लेन की सीरीज आई है इंडियन एक्सप्रेस में, ये वाला देखेंगे। देन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। थाईलैंड एंड कंबोडिया में कुछ डिस्प्यूट्स आजकल चल रहे हैं। आपने न्यूज में देखा होगा कि थाईलैंड की पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब वहां क्या हो रहा है ये शायद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें कुछ न्यू प्लेसेस के नाम आएंगे, वो आप नोट कर लेना। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। देन आईएनएस तमाल कमीशन एंड उदयगिरी डिलीवर्ड, ये वाली न्यूज हम देखेंगे। देन एक्सरसाइज शक्ति विद फ्रांस कंक्लूडेड, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर इंपॉर्टेंट, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पीस ऑफ न्यूज से। पहली है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फॉर्मल जॉब क्रिएशन। कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन ब्रीफ। देखो, जैसे एम्प्लॉयमेंट, आपको एक चीज याद आ रही होगी, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर रही थी, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। गवर्नमेंट का एम है कि इस पर्टिकुलर स्कीम से 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब का क्रिएशन हो सके और जिसमें से 1.9 करोड़ आई थिंक फ्रेशर्स को जॉब मिले। सो दिस इज द एम। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। समझ आ गया हमें, ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव किस किस को मिल रहा है? एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी कि फर्म ओनर्स, कंपनी ओनर्स, बिजनेस ओनर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर्स को एंड देन एम्प्लॉयज को। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर को। पहले देखते हैं एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा। जो फ्रेशर्स होंगे जिन्हें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनकी जो फर्स्ट सैलरी होगी उसमें से अप टू 15,000 गवर्नमेंट पे करेगी। फर्स्ट सैलरी का 15,000, अप टू 15,000, मतलब उनकी सैलरी कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 30,000 उनकी सैलरी है, तो जो पहली सैलरी का 15,000 होगा एडवांस सैलरी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट। इससे एम्प्लॉयज को ये इंसेंटिवाइजेशन इसमें हो रही है। ठीक है, अब एम्प्लॉयर्स को क्या इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट? इनको है कि अप टू थ्री, सॉरी नॉट अप टू 3,000, 3,000, 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, दिस इज इंपॉर्टेंट, पर मंथ पर एम्प्लॉय
जो कंट्रीब्यूशन होगा सैलरी का वो गवर्नमेंट करेगी। अगेन 30,000 सैलरी है तो एम्प्लॉयर कितना पे करेगा? 27,000। कब तक? 2 साल तक। ठीक है जी, समझ आई ये बात? 2 साल तक, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि मिनिमम 5 मंथ तक काम किया हो। 5 मंथ के बाद ये इंसेंटिवाइजेशन मिलना शुरू होगा। एम्प्लॉयर को 3,000 रुपए पर मंथ पर एम्प्लॉय मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं ये पूरा आर्टिकल ही दिया गया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने इसके सेपरेटली नोट्स बना दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये नोट्स, ये वाले जो पॉइंटर्स है, ये भी मैंने पीआईबी से लिए हैं, जो उनकी ऑफिशियल स्पीच थी उधर से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइमर्स को सपोर्ट मिल रहा है। इसका पार्ट ए ये कहता है एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स। ये जो स्कीम है इसका जो स्पेशल फोकस बोलेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। लेकिन ये जो फ्रेशर्स को मिलेगा, या जो 3,000 रुपए का इंसेंटिवाइजेशन मिल रही है या सब्सिडी मिल रही है, ये सभी सेक्टर्स के लिए मिल रही है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स। वेज सब्सिडी अप टू 1 मंथ्स वेज, मैक्सिमम ₹15,000, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देन एलिजिबिलिटी कौन है? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू 1 लाख। 1 लाख तक की सैलरी पे आपको 15,000, अप टू 15,000 कौन देगा? गवर्नमेंट। देन इसकी ड्यूरेशन है 2 साल की। स्कीम की ड्यूरेशन 2 साल की है, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक की। ठीक है, और इसका मेन एम यही है कि ताकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स को हायर कीजिए, हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करिए। देन इसका जो पार्ट बी है वो है इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स विद फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा स्पेशल फोकस मिला है। क्या फोकस है? कि इनका 2 साल का टर्म एक्स्ट्रा है। 2027 में बाकी सभी सेक्टर्स के लिए ये स्कीम खत्म हो जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जिन्होंने जॉब क्रिएट की है, जिन्होंने जॉब दी है, उनको ये 2 साल एक्स्ट्रा ये पर्टिकुलर इंसेंटिवाइजेशन मिलेगी। ठीक है, सो इसमें क्या है? इंसेंटिव्स प्रोपोर्शनल टू वेजेस, मैक्सिमम 3,000 पर मंथ फॉर 2 years। ठीक है, मैक्सिमम 3,000 गवर्नमेंट अपने एंड से पे करेगी, तो 2 सालों तक। पेमेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 महीना किसी को एम्प्लॉयमेंट दी, पैसे ले लिए एंड देन उनको फायर कर दिया। इसीलिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का काम आप पहले देंगे। 6 मंथ्स तक के लिए आप एम्प्लॉय किसी को बनाएंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। ये 3,000 अभी शायद देखने से कम लग रहा है, बट ये सोचो कि ये पर एम्प्लॉय है, तो अगर आप 10 एम्प्लॉय हायर करते हैं तो कितना होगा? ठीक है, देन इंसेंटिव्स टू कंटिन्यू फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पे ज्यादा फोकस है, और वो फोकस क्या है? ये है कि थर्ड और फोर्थ ईयर तक भी कंटिन्यू ये स्कीम रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयर हायरिंग एडिशनल एम्प्लॉयज अबव अ बेसलाइन। जो भी एम्प्लॉयर है वो अपनी कंपनी की एक बेसलाइन सेट करेंगे कि जी दिस इज माय बेसलाइन, इसके ऊपर मैंने जो अपने एम्प्लॉयज हायर किए हैं उन पे, उस पे उनको ये इंसेंटिव मिलेंगे। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट 50 एम्प्लॉयज की है तो उनको मिनिमम 2 एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करने पे ये मिलेगा, और जो जिनका 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा की इस्टेब्लिशमेंट है उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? सिंपल सी स्कीम है। एम्प्लॉयमेंट देने पे इंसेंटिव मिल रहा है, दोनों को इंसेंटिव मिल रहा है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? फर्स्ट मंथ अप टू 15,000 उसकी सैलरी का गवर्नमेंट पे करेगी। एम्प्लॉयर का क्या इंसेंटिव है? कि 2 साल तक के लिए 6-6 महीने के गैप पे 3,000, अप टू 3,000 रुपए या 3,000 मैक्सिमम गवर्नमेंट पे करेगी पर एम्प्लॉय पर मंथ। ठीक है, समझ आ गया? और कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या थी? कि आपने एटलीस्ट बेस लाइन से, अगर 50 एम्प्लॉयज की स्टैब्लिशमेंट है तो मिनिमम 2 एडिशनल एम्प्लॉयज हायर किए हैं, और अगर 50 से ज्यादा की स्टैब्लिशमेंट है तो मिनिमम 5 एम्प्लॉयज आपने हायर किए हों, तो आपको ये इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी ये इंसेंटिव मिलेगा। समझ आ गई ये स्कीम पूरी की पूरी?
नेक्स्ट है लो प्रेशर सिस्टम एंड मेडन जूलियन ऑसिलेशन बिहाइंड मॉनसून्स अर्ली नेशनल कवरेज। इस बार क्या हुआ कि एटलीस्ट 8-9 डेज पहले ही मॉनसून पूरे इंडिया में कवर हो गया था, मतलब अर्ली ऑफसेट हो गया था मॉनसून। तो ये वही पूरा आर्टिकल समझाया गया है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, स्केड्यूल्ड था जुलाई 8 का। अगर आपको ये आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तो डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें ये विजिबल होगा। ठीक है, 29 जून को ही पूरे इंडिया में मॉनसून आ चुका था, बट आना कब था? जुलाई 8 को। केरला में भी एक्चुअली जल्दी इस बार मॉनसून आ गया था। इसका रीजन क्या था? एक तो देखो, सबसे पहला रीजन बताया जा रहा है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसके अलावा भी कुछ रीजंस थे, मतलब मेनली यही रीजन था। मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता क्या है? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैं आपको एक सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं सोच रही हूँ आपको पता होंगी, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ हवा लाइटर है और वार्म एयर राइजेस। यहाँ लो प्रेशर में वार्म एयर राइजेस, ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी और बारिश हो जाएगी। ठीक है, इधर से हमें एक समझ आया कि वार्म एयर राइजेस। देन व्हेन वी टॉक अबाउट हाई प्रेशर में एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, नीचे की तरफ को आती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ को जाती है। ये बात आपको समझ आ गई। और हाई प्रेशर से हवा मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। ये इतनी सी बात आपको पता भी होगी। और अगर किसी को नहीं पता, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है जिसका 2026 पहला अटेम्प्ट है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये एक बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन बेसिकली होता क्या है कि लो प्रेशर एरियाज फॉर्म होते हैं इंडियन ओशन में, या फिर इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है। और मैंने क्या बताया कि जहां पे भी लो प्रेशर एरिया होगा वहां पे हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी। ऊपर कंडेंसेशन होगी तो कंडेंसेशन से बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी, है ना। ये सिंपल सा फिनोमिनन है। देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव कर रही है, यहां से हवा ऊपर गई। अब यहाँ पे तो नॉर्मल लैब स्टेट लगेगा। जैसे ही हवा ऊपर जाएगी वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, नॉर्मल लैब स्टेट लगता है। इसके कुछ ऑफशूट्स, हवा के ऑफशूट्स नीचे की तरफ को दोनों तरफ डिसेंड करेंगे। तो अगर आप ये देखें तो दिस इज अ सेल। ठीक है, ये एक सेल की फॉर्मेशन हो गई है। ये सेल जब मूविंग हो जाता है तो इसी को कहते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसका कोई कॉज नहीं है और ये एक ट्रेंड की तरह देखा जाता है। ठीक है, ये एक सेल है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन चीज क्या है? ये एक सेल है जो कि मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करता है? इसका रीजन भी एक्चुअली में इतना पता नहीं है, लेकिन यही है कि क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है, क्लियर ये बात? मेडन जूलियन ऑसिलेशन समझ आया? ऑसिलेशन से ही आपको कुछ मूविंग समझ आ जाना चाहिए। अब मैं कुछ इसके इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताती हूँ। ये इंडियन ओशियन से शुरू हुआ और ईस्टर्न इंडियन ओशन से शुरू हुआ और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे जाके फिजल आउट हो जाता है। ये इसकी मूवमेंट है और ये 30 to 60 डेज का इसका साइकिल रहता है। 30 से 60 डेज के बीच में इसका साइकिल रहता है। ये मूव करता जाता है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये क्योंकि एक सेल है, समझो बात, लो प्रेशर हाई प्रेशर, क्योंकि ये एक सेल है और ये मूव कर रहा है, तो जहां पे भी ये लो प्रेशर वाला एरिया आएगा वहां पे क्या होगा? बारिश, है ना। मैंने बताया ना, वार्म एयर राइजेस, ऊपर जाके बादल बनाएगी और बारिश हो जाएगी। तो जहां पे भी ये मूव करते हुए
ये लो प्रेशर आएगा वहां बारिश होगी। तो इस बार क्या हुआ है, ये जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन ये एक्टिव था, और क्योंकि इंडिया के पास इस बार लो प्रेशर आया अभी जून में, इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई। ठीक है, इसकी जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन की है, ये ट्रॉपिक्स में ही इसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रॉपिकल वाटर्स में। ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर्स में इसकी फॉर्मेशन होती है। ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑल राइट, अच्छे से ही डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इसके प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक तो ये ट्रॉपिकल वाटर्स में फॉर्म होता है, एक मूविंग सेल है। सेल आपको आई होप समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो हमने समझाया, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हवा ऊपर गई, बादल बने, बारिश हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट लगा तो ये हवा ठंडी हो गई, और ठंडी हवा का एक ऑफशूट गिर गया इधर, हाई प्रेशर इधर फॉर्म हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये एक सेल बन गया। अब ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है, ये एक मूविंग सेल है जो कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास जाके फ्रिजल आउट होगा, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में बनेगा, और ये फ्रिजल आउट होगा। 30 to 60 डेज का साइकिल है, बार बार बनता रहेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात, क्लियर है सब कुछ। कॉज इसका अननोन है, मेनली हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया इसका। अच्छा, अभी जैसे कि इस बार मॉनसून के टाइम पे ये बना, तो मॉनसून स्ट्रेंथन हो गया, ज्यादा बारिश हुई, जल्दी बारिश हो गई। ठीक है, अगर तो हमारे लिए क्या अच्छा है, अगर मेडन जूलियन ऑसिलेशन इंडिया के पास लो प्रेशर बनाए तो हमारे लिए अच्छा है। अगर पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर बनेगा तो वहां पे बारिश होगी, इंडिया में बारिश नहीं होगी। ठीक है, अगर हमें अच्छा मॉनसून चाहिए, हम चाह रहे हैं कि अच्छा मॉनसून हो, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो मॉनसून होता है ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 डेज के लिए मॉनसून इंडिया में होता है। अगर हम चाहते हैं कि मॉनसून ज्यादा हो, तो हम चाहेंगे कि 30 दिन, मिनिमम 30 दिन का साइकिल है, और मैक्सिमम 30 से 60 दिन का होगा। अगर यहाँ पे 30 दिन का साइकिल होता है, 30 डेज का, तो ये ऑलमोस्ट 4 बार इंडिया में आएगा, 4 बार इंडिया में अच्छी बारिश होगी, गुड रेनफॉल होगा, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा, है ना। लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, इसके साइकिल की ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल 50 डेज है, तो ये हार्डली 2 या 3, तो 3 नहीं, मतलब हार्डली 2 बार ये आ पाएगा, क्योंकि 100 दिन हो गए कवर, 120 डेज का ही है हमारा मॉनसून। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा कि ये मॉनसून, ये जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो छोटी हो, इसकी कम का इसका साइकिल हो। ठीक है, समझ आ गई। मैं एक बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में आई कि अगर मेडन जूलियन ऑसिलेशन की का साइकिल लंबा है, तो इंडिया में क्या होगा, बैड मॉनसून। क्योंकि इसका साइकिल लंबा है, तो इंडिया में लो प्रेशर कितनी बार बनेगा, अगर 50 दिन का भी है तो भी क्या 2 ही बार बनेगा लो प्रेशर, 2 ही बार अच्छा मानसून होगा, है ना। बाकी बारिश कहाँ होगी, पैसिफिक ओशन में। हमें तो हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन के पास लो प्रेशर बनाए, तो हम चाहेंगे कि इसका जो साइकिल है वो छोटा हो, ताकि 30 दिन का साइकिल कवर करके ये पैसिफिक ओशन तक जाए, फिर से इंडियन ओशन में लो प्रेशर बन जाए तब तक। समझ आ गया, और इसका कॉज कुछ हमें पता नहीं है, ये एक ट्रेंड है। आई होप आपको मेडन जूलियन ऑसिलेशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल देना, मैं फिर से कल एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ गया। ठीक है, ये मैं एक बता रही थी कि अगर ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर लॉन्ग इसका साइकिल है तो हमारे लिए बैड मॉनसून होगा, हम चाहते हैं हमारे लिए फेवरेबल होगा कि इसका जो साइकिल है वो शॉर्ट हो। ठीक है, ये कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट इंपॉर्टेंट इसी स्लाइड्स में से आएंगे। देखो, लॉन्ग साइकिल, बैड मॉनसून, साथ ही में ईस्टर्न इंडियन ओशन से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्ट टू ईस्ट। लो प्रेशर यानी कि रेनफॉल, हाई प्रेशर यानी कि नो रेनफॉल। अगर इंडियन ओशन पे हाई लो प्रेशर, इंडियन ओशन पे लो प्रेशर रेनफॉल, और अगर वहां पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर तो वहां रेनफॉल।
अच्छा, हमने पूरा डिस्कस नहीं किया आर्टिकल। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया कि एक जो इसका कारण था कि मॉनसून इस बार जल्दी क्यों आया, इसका एक कारण था कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन का एक्टिव फेज चल रहा था। एक्टिव फेज यानी कि लो प्रेशर यहाँ है, और सुप्रेसिव फेज यानी कि हाई प्रेशर यहाँ है। ये भी दो टर्म्स प्लीज याद रखना। एक्टिव फेज चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे मॉनसून जल्दी आ गया। मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या बोल रहे हैं? अ मूविंग सिस्टम ऑफ विंड्स, क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट ब्रिंग्स रेन एज इट सर्कल्स अराउंड द इक्वेटर इन मिड में। समझ आ गई बात? मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। देन ये वही पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस बार पूरे इंडिया में ही आफ्टर अ डेकेड ऐसा हुआ है कि पूरे इंडिया में ही मॉनसून जल्दी आ गया। देन लो प्रेशर सिस्टम्स वर फॉर्म्ड। वही बात है, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तभी तो बारिश होगी। एंड और इस बार लो प्रेशर भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था इंडिया में। आपको मॉनसून पता होगा, साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे आता है? यहाँ लो प्रेशर होता है, मेडेगास्कर हाई, मैस्करिन हाई जिसको कहते हैं, मैस्करिन हाई यहाँ फॉर्म होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साउथ वेस्ट मॉनसून। ये तो ज्योग्राफी है, स्टैटिक है। आई होप आपको पता होगा या आप पढ़ेंगे। वही लिखा है, गिवन दैट winds travel from high pressure to low pressure, these systems are like a magnet। मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इंडिया में तिब्बतन प्लेट्यू के पास लो प्रेशर होता है, इंडियन ओशियन में मैस्करिन हाई के पास हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करती है, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, देन इट इज टॉकिंग अबाउट एक्टिव फेज ऑफ मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये जो हमने पढ़ लिया वही। देन इट इज सेइंग मॉनसून ट्रफ की पोजीशन। मॉनसून ट्रफ की पोजीशन, ट्रफ क्या होता है? एक प्रेशर बेल्ट सॉर्ट ऑफ बनती है यहाँ वेस्टर्न इंडिया से लेके बे ऑफ बंगाल तक। एक प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट बनती है। लो प्रेशर बेल्ट बनेगी तभी यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं आएंगी, और ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अपने साथ ही हवाएं कैरी करेंगी, ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि मॉनसूनल ट्रफ बना हुआ था, जिसकी वजह से मॉनसून जल्दी आ गया। मॉनसून ट्रफ ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा हो, बट मैं वैसे बता देती हूँ। देखो, ये जो ट्रफ की मैं बात कर रही हूँ, ये ट्रफ क्या है? एक लो प्रेशर बेल्ट है। अगर ये लो प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड मूव करती है तो बारिश होती है, अच्छा मॉनसून आता है। अगर ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये नॉर्थवर्ड मूव करती है, नॉर्थवर्ड, अगर ये नॉर्थवर्ड मूव करती है तो क्या होता है? मॉनसून में ब्रेक्स लग। ठीक है जी। और मॉनसून में ब्रेक, सेंट्रल इंडिया के लिए मॉनसून में ब्रेक लगती है और ऊपर हिमालयन रीजन में बारिश होती है। ऑल राइट, समझ आ गया? मॉनसून ट्रफ पोजिशन। ट्रफ इज नथिंग बट अ लो प्रेशर बेल्ट, वेस्टर्न इंडिया से लेके बे ऑफ बंगाल तक एक लो प्रेशर बेल्ट सॉर्ट ऑफ बनती है, उसको बोलते हैं मॉनसूनल ट्रफ। साउथवर्ड मूव करती है तो बारिश होती है, मॉनसून आता है। नॉर्थवर्ड मूव करती है तो सेंट्रल इंडिया के लिए मॉनसून में ब्रेक लगता है। देन न्यूट्रल फेज ऑफ अल्नीनो, सदर्न ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशन डाइपोल। ये सारा का सारा ज्योग्राफी वाला है, स्टैटिक में आप पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि ये जो अल्नीनो का भी इस टाइम पे न्यूट्रल फेज चल रहा था और इंडियन ओशन डाइपोल का भी न्यूट्रल फेज चल रहा था। जब अलीनो का न्यूट्रल फेज चल रहा होता है तो इंडिया में अच्छा मॉनसून होता है। अगर एक्टिव फेज चल रहा हो या पॉजिटिव फेज चल रहा हो तो उस टाइम पे अल्नीनो से बैड मॉनसून आता है। हमारे लिए फेवरेबल क्या होता है? लानीना। लानीना इज फेवरेबल फॉर मॉनसून। ठीक है, एंड अल्नीनो इज बैड फॉर मॉनसून। जब अल्नीनो ईयर होता है तो इंडिया में मॉनसून नहीं होता, मतलब अच्छा मॉनसून नहीं होता। इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें कि ये भी न्यूट्रल था, तो उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स मिलके अच्छे मॉनसून को क्रिएट करते हैं, और इसी की वजह से इस बार मॉनसून जल्दी आया है। यही कुछ रीजन थे, जिसमें प्राइम रीजन था मेडन जूलियन ऑसिलेशन का लो फेज या एक्टिव फेज, देन न्यूट्रल फेज, क्योंकि ये न्यूट्रल थे। अगर ये अगर पॉजिटिव एल नीनो होता तो हमारे लिए बारिश कम होती। ठीक है,
देन ये हाउ वाज द रेनफॉल परफॉर्मेंस इन जून, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और बात, इसमें अल्नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल बताया है। ऑल्दो ये ज्योग्राफी है और ये तो करंट अफेयर की क्लास है, बट अगर नहीं आता होगा तो एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट है डेकेड ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए कल 1 जुलाई को। तो प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इट हैज बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। उन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, ये जो डिजिटलाइजेशन हुई, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया गया, जिससे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन को बढ़ाया गया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट करने की बात की गई। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ, हम थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइजेशन है हमारा पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो पूरा का पूरा एक मूवमेंट हुआ, इसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज पीपल्स मूवमेंट। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं, तो ये बात कोट की जा सकती है दैट ही कॉल्ड इट एज पीपल्स मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे, एंड नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 97 crores of internet connections. We have 42 lakhs kilometers of optical fiber cable, and also 5G की जो रोल आउट है, 5G रोल आउट, वो भी इंडिया में सबसे तेज है। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट इंडिया में ही हो रहा है। ऑलमोस्ट 4.81 लाख स्टेशंस बना दिए गए। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह पहुंच रहा है, बी इट अ रूरल एरिया और बी इट मिलिट्री पोस्ट्स लाइक गलवान, सियाचिन और लद्दाख। ऐसी एरियाज तक में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, और ये किसके कारण हुआ है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कारण। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये भी, ये न्यूज़पेपर में भी आया था, और साथ ही में ये पीआईबी का भी आर्टिकल है। मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन ली है, ये पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है। द डिजिटल इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट, कंट्रीब्यूटिंग 11.74 टू द नेशनल इनकम। अभी 2024-25 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 13.42 इतना जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो जीडीपी में या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी। देन हम हमारी रैंक थर्ड है डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में। देन बाय 2030 ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 1/5 जो कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी होगी, उसमें डिजिटल इकोनॉमी 1/5 कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, उनको सरपास कर देगी, और 1/5 कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, डिजिटल इंडिया मेनली ये मेंस का ही टॉपिक है। प्रीलिम्स में तो इसका क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे, यू नेवर नो, बट ये जो पॉइंट्स है कि 11.7 नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। देन इट वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात की गई थी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या किया गया? डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था, इसकी कुछ, इसके 9 पिलर्स थे। 9 पिलर में क्या क्या आता था, जैसे कि आधार, भारत नेट, कॉमन सर्विस सेंटर्स, ई क्रांति। ये जो कुछ देखो यार, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में क्या था, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक विजन है। समझो ऐसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक विजन था, जिसमें इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ानी थी, गवर्नेंस अच्छी करनी थी, फेसलेस, कैशलेस, पेपरलेस गवर्नेंस बनानी थी। उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत या उसके अंडर, और उसी को ये पूरा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बनाया गया है। और इसको 10 साल पूरे हो गए हैं इन स्टेप्स को लेते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देन बैंक अकाउंट्स, सभी के बैंक अकाउंट्स, जैसे जनधन अकाउंट्स जो बनाए गए, तो वो सब कुछ किसके अंडर हुआ? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। तो इसका जो विजन था, इसके 3 मेन विजन थे। अगर क्वेश्चन आता है तो ये विजन कोट करना जरूरी है। ठीक है, इसका पहला विजन था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। मतलब कि
सबसे पहले अगर आप इंडिया को डिजिटाइज करना चाहते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा, आपको हाई स्पीड इंटरनेट देना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। डिजिटल आइडेंटिटी कहाँ से आई है? आधार से। आधार से दी गई है। मोबाइल फोन एंड बैंक अकाउंट जैसे जनधन अकाउंट, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर आपने अपने आसपास देखे होंगे। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? हर एक पंचायत में एक सॉर्ट ऑफ सेंटर सॉर्ट ऑफ खोला जाता है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, और जो गांव के लोग हैं या जो लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनको ये कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वो अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। देन जो गवर्नमेंट की बाकी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज, डिजिटल स्पेस है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सर्विस सेंटर्स। देन एक पब्लिक क्लाउड बनाना पड़ेगा। देन सेफ साइबर स्पेस देना पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर सकती अगर डिजिटल स्पेस अच्छा नहीं है, अगर वो सिक्योर नहीं है। तो साइबर फ्रॉड्स अगर हो रहे हैं तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए वो डेटरेंट है, ठीक है। तो ये विजन में सबसे पहला विजन ये था कि आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा सिटीजन्स को। देन गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, सीमलेसली इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिपार्टमेंट और जुरिस्डिक्शंस। अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, mygov.in, जहां पे आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज हैं जिससे गवर्नेंस बेहतर हो रही है और सर्विसेज डिमांड पे मिल रही है, ठीक है। आपको खुद भी आपको इसके एग्जांपल्स याद आ जाएंगे, जैसे ही अगर आपको समझ आ गया है कि जितनी भी डिजिटाइजेशन के लिए स्कीम्स लाई गई हैं या जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो डिजिटल इंडिया का पार्ट है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। डीबीटी, देन जनधन अकाउंट्स, ई क्रांति, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सारे के सारे उसी और स्टेप्स थे। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तीसरा जो इसका विजन में तीसरा पार्ट था वो था यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। देखो 2014 की अगर हम बात करें तो इंडिया इतना डिजिटली लिटरेट नहीं था। अभी जो हम सिचुएशन देखते हैं और उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं थी। इसीलिए जो विजन था कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, एक डिजिटली लिटरेट इकोनॉमी बनना है, उस वो विजन के लिए यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज बनाए, क्लाउड एक्सेसिबिलिटी, देन अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। देन पोर्टेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट्स थ्रू द क्लाउड। इसी विजन को पूरा करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं डिजिटल इंडिया के लिए। इसके फोकस एरियाज देख लीजिए, सपोर्टिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस, इनोवेशन, डिजिटल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आई होप आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था मिंट में, और इसको शेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, एंड ये पीआईबी में फीचर हुआ था। बेसिकली इन्होंने क्या कहा है इस आर्टिकल में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो ये जो मिनिस्टर है ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया अप्रैल में 224 गीगावाट्स, मैं आपको पहले एक ब्रीफ देती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सोलर एनर्जी के सेक्टर में, क्या क्या अचीव किया गया है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी इन्होंने इलेबोरेट किया है अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका विजन भी मेनली हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही था। उसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या क्या अचीव किया है या क्या क्या उनके पिलर्स हैं, क्या उनका विजन है, वो इस आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। पीआईबी का आर्टिकल था इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। सोलर एनर्जी की बात मेनली इसमें हो रही है। अप्रैल ये कह रहे हैं कि इंडिया 224 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर चुका है, जबकि
जिसमें से 108 गीगावाट जो है वो आफ्टर जिसमें से 108 गीगावाट एनर्जी सोलर है। रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा 224 गीगावाट हम कैपेसिटी अचीव कर चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड इसमें से 108 जो कि एक मेजर शेयर है वो सोलर का है। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी है कि देखो जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फॉर एग्जांपल विंड है, विंड इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, विंड प्लांट्स लगाना वो काफी एक्सपेंसिव है। सोलर के लिए ऐसा है कि यहाँ पे R&D बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर एक बार टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर वो चीप ही होती है। देन वी हैव डिजिटल इंडिया में ही हमने सेमीकंडक्टर्स के लिए मिशन लेके आए थे। ठीक है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, जो हम अभी डिजिटल इंडिया पढ़ रहे थे। और वही सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है। जैसे आपको पता होगा सोलर पैनल में सिलिकॉन यूज होते हैं। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, इट बिहेव्स एज अ नॉन ओमिक मटीरियल। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड वाला नहीं है तो वो ज्यादा ना सोचे इस बारे में, कुछ नहीं। सिलिकॉन्स यूज होते हैं सोलर पैनल में, जो कि हम यूजुअली कहाँ से इंपोर्ट करते थे, चाइना से। ठीक है, तो इसको इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी हम काफी काम कर रहे हैं। R&D का काम हो रहा है इंडिया में। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पे, सेमीकंडक्टर्स का एक मिशन है डेडिकेटेड। हम डिस्कस क्या कर रहे थे वैसे, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई। ठीक है, हम सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैं आपको बता रही थी कि सोलर एनर्जी के लिए 108 गीगावाट का शेयर सोलर एनर्जी का है। क्यों है? क्योंकि इस पे काफी अच्छा काम हो रहा है। फोटोवोल्टेइक सेल्स में यूज होता है सिलिकॉन। ठीक है, इसमें ISA के बारे में इन्होंने कहा कि ISA लॉन्च किया गया था COP21 में, और अभी COP30 में इसको 10 साल पूरे हो जाएंगे, और इसके ऑलमोस्ट 124 मेंबर्स इसमें है। टॉकिंग अबाउट ISA, तो 2015 में ये शुरुआत की गई थी। इंडिया और फ्रांस का विजन था ये। इसकी जो पहले मेंबरशिप थी वो थी जो सनशाइन कंट्रीज जिनको कहते थे, जो ट्रॉपिक के बीच में लाई करती है कंट्रीज, उनके लिए इसकी मेंबरशिप ओपन थी। नाउ आफ्टर 2020 एक अमेंडमेंट हुआ और सारी UN कंट्रीज के लिए ये मेंबरशिप खोल दी गई। और ISA के पास UNGA का ऑब्जर्वर स्टेटस है। UNGA ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का ISA। समझ आई ये भी बात। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया में ही है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ISA से रिलेटेड हैं, जो आपको मे भी पता होंगे। और इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि देर आर 4 पिलर्स। एक तो है कि हमें फर्स्ट इसका है मल्टीलेटरल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एक सेकेंड। पहला इसका पिलर है कि हमें फाइनेंसेस किसी तरह से अरेंज करने हैं। फाइनेंसेस की दिक्कत है क्योंकि इसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के पास इतना फंडिंग नहीं है। भले ही सोलर एनर्जी बाकियों से ज्यादा किफायती है, लेकिन इतनी भी नहीं है। ठीक है, इसमें फोटोवोल्टेइक सेल लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगाने पड़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है डायोड्स बनाने के लिए, PN डायोड्स बनाने के लिए। अगर आपको पता है कि सोलर पैनल कैसा होता है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन भी एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए फाइनेंसेस चाहिए, जिसके लिए एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी ये बनाई गई है। फैसिलिटी यानी कि फंडिंग, फंडिंग के लिए ये बनाई गई है। इसका विजन है कि ऑलमोस्ट 1000 गीगावाट 1000 गीगावाट की फंडिंग, सोलर फंडिंग कलेक्ट की जाए, और ठीक है, इतने गीगावाट की फंडिंग की जाए और क्लीन एनर्जी सबको मिल सके। एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल को क्लीन एनर्जी सप्लाई की जा सके, ये इनका विजन है। ओके, देन सेकेंड पिलर इनका है कैपेसिटी बिल्डिंग पे। ये फोकस करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक स्टार क्या है, स्टार C, सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स। सोलर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर,
ये बनाए गए हैं ताकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको R&D में सहायता मिल सके और उनको नॉलेज सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। देन वन मोर पिलर इज टेक्नोलॉजी पॉलिसीज एंड रोड मैप्स। ठीक है। इंडिया के पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी, एक मिनट, सॉरी, जो मैंने लिखा होगा वो आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि मैं जूम आउट करना भूल गई। चलो, सुनाई तो दिया होगा, और ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आईएसए के बारे में बताया गया है। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की तारीफ की गई है कि उनका विजन था जिसकी वजह से आईएसए इतना फ्लरिश कर रहा है, और हमने एक पाथ दिखाया है क्लीन एनर्जी का। ठीक है। आईएसए की ये इंफॉर्मेशन याद रखना प्री के लिए, और साथ ही में इसका विजन भी। देन है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू बिकम अ मेजर हब फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। देखो, ये जो जिनका ये आर्टिकल है, प्रीति जैन, शी इज हेड ऑफ नेट जीरो ट्रांजिशन प्रोग्राम इंटरनेशनल। एक सेकेंड, लेट मी जूम इट अ बिट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नेट जीरो की हेड है ये। ठीक है। सो इनसे एक इंटरव्यू में बात की गई है, एंड व्हाट ऑल शी सेड, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। ये कह रही है कि इंडिया के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में मेजर हब बन सकता है। नाउ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है? ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। एज द नेम सजेस्ट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता होगा? क्योंकि एविएशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एविएशन सेक्टर, तो 2 to 3% क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है एविएशन सेक्टर। इससे जो एमिशंस होती है, कार्बन एमिशंस, क्योंकि एविएशन फ्यूल में क्या यूज होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल एविएशन फ्यूल, तो उसमें क्या यूज होता है? केरोसिन यूज करते हैं। तो फ्यूल से कार्बन एमिशंस होती है ना? तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉज करता है। 2 to 3% का इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, तो इम्पैक्ट उससे भी ज्यादा है। 3.4% to 4% के अराउंड इसका एविएशन फ्यूल की वजह से इम्पैक्ट आता है क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एविएशन सेक्टर भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करे। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एविएशन सेक्टर टू मूव टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। अपने कार्बन एमिशंस कम किए जाए, तो वो कम कैसे होंगे? कम होंगे फ्यूल अगर सस्टेनेबल होगा। तो इसी फ्यूल को कहेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। नाम से सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। पहले ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है। ये कह रहे हैं कि देर आर 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं जिससे डीकार्बनाइजेशन का रोड मैप तैयार किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू एविएशन से। पहला है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, कार्बन ऑफसेट, एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक प्लेन्स। अब हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक प्लेन्स, ये एकदम से इन पे मूव नहीं कर सकते। वी हैव एग्जिस्टिंग प्लेन्स, हम एकदम से सारे शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अगर 60% डीकार्बनाइजेशन हो जाएगी अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ काम करें। ऑल राइट। और ये भी वही कह रही है कि हम एमिशन रिडक्शन में अभी काफी दूर हैं अपने गोल्स से। जो भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बातें कर रहे हैं, जो भी मिक्सिंग, 2% मिक्सिंग की बात अभी हो रही है वर्ल्ड ओवर, कि जो फ्यूल है उसमें 2% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ उसको डाइल्यूट किया जाए, ब्लेंडिंग हो सके। जैसे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग, मिथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, वैसे ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग की जाए फ्यूल के साथ, नॉर्मल फ्यूल के साथ। पर हम इस गोल से अभी काफी दूर हैं, ऐसा इनका कहना है। और इस आर्टिकल में इन्होंने कहा है कि देखो, इंडिया ऑलरेडी ब्लेंडिंग वाले सेक्टर में काफी अच्छा है। हमारे पास बायोमास है,
मैं आपको पहले बताती हूँ कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता कैसे है, तो आपको बेटर समझ आएगा कि इंडिया इस सेक्टर में अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता कैसे है? बायोमास या फिर यूज्ड ऑयल जो हमारे घर पे वेजिटेबल ऑयल हम यूज करते हैं, बायोमास, इथेनॉल, इन सब चीजों की ब्लेंडिंग अगर हाइड्रोजन के साथ की जाए, देखो फॉर एग्जांपल ऑयल है, यूज्ड ऑयल को लिया गया, उसको हीट किया, रिपीटेड हीटिंग के बाद उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, इससे क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर और ऑयल सेपरेट हो जाएंगे, इस ऑयल में कुछ गैसेस ऐड की जाएंगी, फर्दर एंड फर्दर हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा। सो इससे एक फ्यूल तैयार होगा और इस फ्यूल की ब्लेंडिंग की जा सकती है नॉर्मल फ्यूल के साथ और वो बन जाएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये जो रॉ मटेरियल है, बी इट बायोमास और बी इट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और ऑर्गेनिक वेस्ट, ये तो हमारे पास काफी है। इस फील्ड में तो हम ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम स्टबल की बात करते हैं, स्टबल से हम कितना बायोमास, स्टबल हमारे लिए प्रॉब्लम है बट वो एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। इस स्टबल का यूज करके हम बायोमास क्रिएट कर सकते हैं और इस बायोमास को हम यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। ऐसा एक प्लांट भी है पानीपत में, अभी कुछ टाइम पहले ही बना है ना। तो दैट इज वाई जो ऑथर है वो कह रही है कि इंडिया के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ऑल दो यूरोप जैसी कंट्रीज हैं उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मैंडेट्स बना लिए हैं एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ जाने के लिए, बट स्टिल एज वर्ल्ड कम्युनिटी हम अभी काफी पीछे हैं अपना टारगेट अचीव करने से। ठीक है, देर इज enough ethanol supply in the country and some of it can be diverted to make sustainable aviation fuel. India wants to export ethanol and similarly sustainable aviation fuel also represents a similar opportunity. हम इथेनॉल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको फंडिंग चाहिए होगी, साथ ही में आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और हमको एग्रीगेट करना पड़ेगा सप्लाई चेन से। जो वर्ल्ड ओवर सप्लाई चेन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की, उसके साथ हमको एग्रीगेशन करनी पड़ेगी और साथ ही में ये भी देखना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है वो हम मीट करें। वर्ल्ड ओवर जो सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया चल रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए वो हम मीट करें। अगर हम ये सब करें, इन सब पैरामीटर्स में हम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम सस्टेनेबल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिया के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, हमने देख लिया कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता कैसे है। बायोमास, ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब चीजों का यूज करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। ठीक है, हमने एविएशन सेक्टर की एमिशंस भी देख ली। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एविएशन सेक्टर क्लाइमेट चेंज में या कार्बन एमिशंस में, और इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, 3.4% to 4% का इम्पैक्ट देखा जाता है एविएशन सेक्टर की वजह से। ऑल राइट, क्लियर सब कुछ। देन है व्हाट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया। थाईलैंड और कैम्बोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आपने न्यूज में देखा होगा इनके प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया। शी इज द प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज हर नेम। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आप खुद प्रोनाउंस करके देख लो इफ यू नो। ठीक है, इनको सस्पेंड किया गया क्योंकि अगर आपने कहानी आपने सुनी है न्यूज में तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इनकी बॉर्डर डिस्प्यूट पे ये कैम्बोडिया के जो मिनिस्टर थे उनसे बात करी थी एंड शी एड्रेस्ड हिम एज अंकल। ठीक है, क्योंकि शी एड्रेस्ड हिम एज अंकल तो ये एक नेशनल इशू बन गया कि आप मिनिस्टीरियल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या जो भी, उसकी वजह से इनको इन पे एक प्रोब हुआ और फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्चुअली कॉल लीक हो गई थी जब ये वो मिनिस्टर से बात कर रही थी।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थाईलैंड और कैम्बोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट, जो हम डिस्कस करें। देखो, इनका बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो है, देयर इज अ माउंटेन रेंज बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया, जिसका नाम है, साफ साफ लिखती हूँ, जिसका नाम है डैंग्रिच, डैंग्रिच माउंटेन्स। डैंग्रिच माउंटेन सेपरेट करते हैं थाईलैंड और कैम्बोडिया को, एक बाउंड्री इनके बीच में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेम्पल है, प्रेवियर टेम्पल, प्रेवियर टेम्पल 11th सेंचुरी का ये एक टेम्पल है, जिसको वहां की एक डायनेसिटी ने बनाया था। ठीक है, 11th सेंचुरी का टेम्पल है, डैंग्रिच माउंटेन्स में सिचुएटेड है और नाम है प्रिय विहार। याद रखना, ये प्लेसेस इन न्यूज में ऐसे ही नाम आते हैं। और ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, ताम्युन तोच, ताम्युन थोम, ताकवाई एंड चोंगबोक, ये जो नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, ये भी प्लेसेस इन न्यूज में पूछे जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, क्या हम डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे इनका बॉर्डर डिस्प्यूट। एक्चुअली में 11th सेंचुरी में यहाँ पे एक टेम्पल बना था और ये डैंग्रिच माउंटेन में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे आया, फ्रांस की कॉलोनीज थी थाईलैंड और कैम्बोडिया दोनों, इन्होंने जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं या बाउंड्रीज का डिवीजन किया है, वैसा वहां फ्रांस ने किया है। ठीक है, तो डिस्प्यूट में ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये डिस्प्यूटेड था, प्रिय विहार टेम्पल, ये डिस्प्यूटेड था। सो व्हाट दे डिड, आईसीजे में तक एक केस गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने रूलिंग दी 1968 में दैट दिस पर्टिकुलर टेम्पल बिलोंग्स टू कैम्बोडिया। ठीक है, उसके बाद सेटल हो गई चीजें, ठीक है, कैम्बोडिया के पास ये टेम्पल चला गया। देन 2008 में कैम्बोडिया ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। फिर थाईलैंड को प्रॉब्लम हुई दैट यू कांट डू दिस, अगर आप ऐसा करेंगे, इसके आसपास भी कुछ एरियाज है, ये हैं वो एरियाज जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे इनको डिक्लेयर कर सकते हैं? ऑलराइट, तो इस वजह से जो थाईलैंड है वो भी कुछ अपने मैप्स इशू करता रहता है टाइम टू टाइम, कैम्बोडिया को उनसे प्रॉब्लम होती है, और अभी मई में रिसेंटली यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। उसी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में ये लोग फोन कॉल पर डिस्कस कर रहे थे, एंड ये सारा प्रॉब्लम हुआ, उन्हें पीएम की जो पोस्ट थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अभी हम सिर्फ डिस्प्यूट देखेंगे, हमने डैंग्रिच माउंटेन्स याद रखना है, डैंग्रिच माउंटेन्स जहां पे ये प्रिय विहार, जैसे भी इसको बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर टेम्पल का नाम हम याद रखेंगे, हम डैंग्रिच माउंटेन्स याद रखेंगे, और फ्रांस की कॉलोनीज थी, 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, उसकी वजह से उसके बाद थोड़े क्लैशेस यहाँ पे शुरू हुए। अभी मई में यहाँ पे एक कैम्बोडियन सोल्जर की डेथ हो गई थी क्लैशेस में, उसके बाद ये डिस्प्यूट थोड़ा ज्यादा न्यूज में आ गया। ठीक है, याद रहेगा ये सब कुछ। कैम्बोडिया, कैम्बोडिया कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, यहाँ पे एक कैनाल बनी थी। कैम्बोडिया इज वेरी क्लोज टू चाइना ऑल्सो, चाइनीज हेल्प से यहाँ एक कैनाल बनी थी, तो भी ये काफी न्यूज में था। और बस यही है इसका पूरा डिस्प्यूट। अभी प्रेजेंटली दे आर रेडी टू टॉक, थाईलैंड एंड कैम्बोडिया, कि अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे साथ मिलके, कि किसको ये एरिया मेनली बिलोंग करता है। टेम्पल तो दे नो कि हाँ कैम्बोडिया की सोवरेन टेरिटरी है, बट जो इसके बाकी के आसपास के एरियाज है वहां भी कुछ डिस्प्यूटेड प्लेसेस हैं जिसके बारे में अभी रिजोल्यूशन होना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है कमल, लास्ट फॉरेन मेड वॉरशिप कमीशन, और उदयगिरी को डिलीवर कर दिया गया। अब ये क्या है ये डिस्कस करते हैं। टॉकिंग अबाउट उदयगिरी फर्स्ट। उदयगिरी एक स्टेल्थ, इंडिजीनियस स्टेल्थ, ठीक है,
प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनी है ये INS उदयगिरी। प्रोजेक्ट 17A क्या था? इससे पहले था प्रोजेक्ट 17, जिसमें इस प्रोजेक्ट के तहत बेसिकली हम इंडिजीनियस जो शिप्स हैं वो बना रहे हैं। तो ये जो शिप बनाई है, ये बनाई है माजागांव डॉकयार्ड। ठीक है। 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये स्टेल्थ, स्टेल्थ क्या होता है? छुपना। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसमें है, मतलब ये कि रेडार को एब्जॉर्ब कर लेती है, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती, और इसी की वजह से इसको स्टेल्थ फीचर एडवांस वेपन्स भी इसमें इंडक्ट किए जा सकते हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेल्थ फीचर है, रेडार एब्जॉर्ब करती है। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट 17A, इसमें 7 शिप्स कमीशन होनी है, जिसमें से 2 हो चुकी हैं। ठीक है, ये दूसरी है उदयगिरी, एंड इससे पहले जो हुई थी उसका नाम था नीलगिरी। आपने नाम सुने होंगे, और भी कुछ शिप्स न्यूज में होती हैं, जैसे कि हेमगिरी है, देन सम मोर शिप्स आर देयर, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, बट ऐसे ही कुछ नाम है, गिरी गिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हेमगिरी। इसमें से ये अभी कोई भी कमीशन नहीं हुई है। कमीशन कौन सी हुई है? नीलगिरी और उदयगिरी। ठीक है, ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17A का। प्रोजेक्ट 17A हमारा इंडिजीनियस प्रोग्राम है, जिसमें हम शिप्स बना रहे हैं इंडिजीनियसली। ठीक है, ऑलराइट। इससे पहले प्रोजेक्ट 17 जो था, उसमें शिवालिक क्लास की थी, शिवालिक क्लास की शिप्स बनाई गई थी। शिवालिक क्लास क्या होता है? जैसे जो पहली शिप बनी होगी प्रोजेक्ट 17 की, उसका नाम था शिवालिक, जो बाकी बनी उसको क्या कह रहे हैं? शिवालिक क्लास। जैसे ये जो उदयगिरी है, ये नीलगिरी क्लास की है। नाउ नीलगिरी क्लास क्या हुआ? क्योंकि पहली जो शिप बनी उसका नाम नीलगिरी था, तो पूरी जो बनेगी शिप्स इस प्रोजेक्ट के तहत, उनको बोलेंगे नीलगिरी क्लास। प्रोजेक्ट 17A याद रखना। उदयगिरी 7 शिप्स आनी है, अभी 2 आ चुकी हैं, एक उदयगिरी और सबसे पहली नीलगिरी। ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी है। अम, ठीक है, नेक्स्ट है तमल। 2 न्यूज है ये बेसिकली। उदयगिरी, जो INS उदयगिरी है वो डिलीवर हुई, और ये तमल है, INS तमल, ये रिसीव की गई रशिया से। ये लास्ट फॉरेन शिप है जो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट फॉरेन शिप हम रिसीव कर रहे हैं रशिया से। अच्छा, ये 51st शिप है जो हमें रशिया से मिल रही है। दिस इज अ मल्टी, कहीं लिखा है क्या यहाँ पे? ये देखो, मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट। क्या है ये? मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट एक तरह से ये वॉरशिप्स टाइप की होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये पेट्रोलिंग में हेल्प करती है, और साइज, क्योंकि साइज में छोटी होती है, तो ये जो बाकी जैसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, पेट्रोलिंग का काम करती है, बाकी एयरक्राफ्ट वगैरह को प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा एयरक्राफ्ट सिंक कर दे तो वो कितनी बड़ी डिफीट है, कितना ज्यादा नुकसान है। तो इसीलिए ये फ्रिगेट्स छोटी होती है, और ये तो स्टेल्थ भी है, मतलब कि रेडार एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है, और साथ ही में पेट्रोलिंग वेसल का काम भी करती है। ठीक है, INS तमल क्या है? ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ऑलराइट, और ये इसमें, क्योंकि ये रशिया से आई है, तो ऑब्वियसली इसमें कैपेबिलिटी है कि इसमें आप ब्रह्मोस मिसाइल भी इंडक्ट कर सकते। ठीक है, बस यही इसके कुछ फीचर्स थे। इसमें एडवांस वेपन्स इंडक्ट किए जा सकते हैं, और ये स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, तो ये रडार भी एब्जॉर्ब कर लेती है। INS उदयगिरी और INS कमल। INS उदयगिरी हमने पढ़ा प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको इंडक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे इंडिजीनियस शिप बनाई गई है।
प्रोजेक्ट 17 ये इंडिजीनियस बनाई जा रही है, और इससे पहले जो प्रोजेक्ट 17 था उसमें भी जिसमें शिवालिक क्लास की शिप्स इंडक्ट की गई थी नेवी में, वो भी इंडिजीनियसली बनाई गई थी। ऑल राइट, तो यही कुछ पॉइंट्स थे इनमें दिमाग में रखने वाले। देन इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज शक्ति 2025 कंक्लूडेड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। आर्मी की एक्सरसाइज है शक्ति। टॉकिंग अबाउट, अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की है वरुण। वरुण मतलब पानी। नहीं नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। वरुण, वरुण नहीं है, गरुड़ है। ठीक है, एयरफोर्स की है गरुड़, और नेवी की बात करें तो नेवी की है वरुण। तो ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो हम फ्रांस के साथ करते हैं। आर्मी के साथ होती है शक्ति, एयरफोर्स के साथ गरुड़। गरुड़ हवा में उड़ता है तो एयरफोर्स गरुड़, नेवी वरुण, पानी फ्रांस। और अगर गरुड़ शक्ति की बात करें तो गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ऐसी ही कुछ और एक्सरसाइजेस भी हैं जो न्यूज में रहती हैं। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज शक्ति आर्मी के साथ इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज। इंडो एयरफोर्स वाली गरुड़, नेवी के साथ वरुण। और ये गरुड़ शक्ति से कंफ्यूज नहीं होना है। गरुड़ शक्ति क्या है? गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। न्यूज थी जो हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच।